बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और कल से 2026 शुरू हो रहा है। लेकिन 2025 में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिडल ईस्ट में जो है वो बढ़ रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान। और इस वक्त जो यमन की सूरत हाल की वजह से इन दोनों ममालिक के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आया है। हमारे साथ खारजा उमूर को कवर करने वाले रिपोर्टर सलमान अली अवान साहब मौजूद हैं। सलमान अली अवान साहब, यूएई के तो अमीर यहाँ पे मौजूद हैं, रहीम यार खान में मौजूद हैं तलोर के शिकार के लिए। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब और जो मुत्तहिदा अरब इमारात का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम फ़ौजें निकाल रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने फ़ौजें निकालने से इनकार कर दिया। कैसे देखते हैं इस तमाम सिनारियों को? अपना बहुत शुक्रिया आपने बात करने का मौका दिया। असल चीज़ ये कि इस टेंशन या तनाज़ा है क्या? ये टेंशन या तनाज़ा है मिडल ईस्ट में बालादस्ती का। हम्म। सऊदी अरब के अपने माली मफादात हैं, फाइनेंशियल मफादात हैं, असर रसूख का मामला है। सऊदी अरब अपने आप को एक बहुत बड़ा प्लेयर समझता है। दूसरी तरफ आप देखें मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो उसका एक तरफ तो टाकरा ईरान से है, ईरान से अपने आप को वो सेव करता है। दूसरी तरफ वो भी मिडल ईस्ट के अंदर और खासतौर पर जो समुद्री रास्तों की जंग है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आपने अक्सर सुना होगा बहेरा अहमर में दाखिले का रास्ता है बाबुल मंदब का। वहां पर इन्फ्लुएंस का मामला है और यमन की सूरत हाल, क्योंकि इस वक्त यमन जो है वो मैदान जंग बना हुआ है मुख्तलिफ ताकतों का, जिसके अंदर सऊदी अरब भी है, जिसके अंदर ईरान भी शामिल है हूसी बागियों के हवाले से, और उसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात जो कि किसी ज़माने में आज से 10 साल पहले तक सऊदी अरब का जो इत्तेहाद है जिसकी सरबराही राहील शरीफ साहब जो है वो करते रहे, तो उस हम्म। मिलिट्री अलायंस का वो हिस्सा भी रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि दोनों ममालिक ज़ाहिर है दो डिफरेंट रियासतें हैं, उनकी जो इख्तलाफात हैं, उनके जो मफादात हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं। शायद ये आपके और मेरे लिए या हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए सरप्राइजिंग हो, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो बहुत सारे मामले पर मसलन ईरान के खौफ से, ईरान के हम्म। डर से आपस में एक थी, लेकिन जो उनके तिजारती मफादात हैं, फाइनेंशियल मफादात हैं, वो एक दूसरे से टकराते हम्म। हैं। मसलन आप यमन को ही देख लें कि सऊदी अरब की और जो मिडल ईस्ट की दीगर रियासतें हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यमन के अंदर अमन हो, सलामती हो, ताकि जो उनके बैकयार्ड के अंदर इस किस्म की खाना जंगी वाला मामला है वो ना हो और उनका जो मिडल ईस्ट के अंदर अमन और अमान है वो बरकरार रहे। लेकिन अब इस मामले के ऊपर दोनों ममालिक जो हैं सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात आपस में आमने सामने हैं और दोनों का जो मौकफ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यमन में इस वक्त आप जानते हैं कि हुसी जो ईरान का वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, हुसियों की जो हुकूमत है वो यमन के साउथ हिस्से के अंदर, और अब से आई थिंक आप 90s से पहले चले जाएं तो उस वक्त भी यमन जो है वो डिवाइडेड रहा है। डिवाइड। शुमाली यमन की अलग हुकूमत थी, हम्म। सदरन यमन की अलग हुकूमत थी, और अब भी कुछ ऐसा ही हमें होता दिखाई दे लेकिन इसमें एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो यही है कि हमने रहा देखा कि इस माह के स्टार्ट में यानी शुरू में कुछ अमन के हवाले से बात हुई, हौसी बागियों की जानिब से हथियार डालने की बात हुई। लेकिन फिर यकदम जो है वो खाना जंगी वहाँ पे शुरू हो गई और अब हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर हमले शुरू कर दिए हैं। और सऊदी अरब जो है वो ये समझता है कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात वहाँ पर मौजूद है, उसकी जो फ़ौजें वहाँ पर मौजूद हैं, वो इस मामले को मज़ीद तूल देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जानिब तो ये मामला है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर सऊदीया की जो है वो इन्वेस्टमेंट है मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर। तो वो इन ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा तो फिर मामलात मेरे ख़्याल में यूएई के लिए मुआशी तौर पर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। देखिए यूएई जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हब तो है। दुबई है, शारजा है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेल की प्रोडक्ट्स के हवाले से नहीं, तेल की पैदावार के हवाले से नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि दुबई जो है खासतौर पर वो प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से, दीगर सर्विसेज के हवाले से और बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते थे, दुबई उन सब का हब जो है वो बन चुका हुआ है। लेकिन ये सारा कुछ बहुत फ्रेजाइल है, कहा जाता है कि ईरान से 2-4 मिसाइल आए तो काम खराब हो जाएगा, सारे इन्वेस्टर दुबई से भाग जाएँगे और दुबई हुँ। कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। तो यही मामला है। अब आप देखें कि अभी ऐसा लगता है कि यूएई ने शायद अपनी मूंछ नीची करते हुए सऊदी अरब की जानिब से इंतहाई जो सख्त स्टेटमेंट आया और उसके बाद उससे पहले सऊदी अरब ने कार्रवाई भी की, तो लगता है कि यूएई ने बज़ाहिर जो सख्त स्टेटमेंट के जवाब के अंदर अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं, जो वहाँ पर बज़ाहिर जो है वो अमन-ओ-अमान को बरकरार रखने, स्टेबिलिटी के नाम के ऊपर यूएई की फोर्सेज़ जो वहाँ पर मौजूद थी, उनको विथड्रॉ करने का ऐलान किया या कम से कम अपने ऑपरेशंस जो है वो बंद बंद। करने का ऐलान किया। तो
यूएई जो है इस मामले में थोड़ी-सी कमज़ोर पिच के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ममालिक को, क्योंकि सऊदी अरब बहरहाल अपने इन्फ्लुएंस के लिहाज़ से, अपनी वेल्थ के लिहाज़ से, गो के उसके पास दुबई नहीं है, शारजाह नहीं है, लेकिन सऊदी अरब का पूरी जो ख़ास तौर पर अगर मुस्लिम उम्मा के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, तो सऊदी अरब का एक बड़ा रोल है और असर रसूख है। एक तो और इम्पोर्टेंट सवाल है, सऊदी अरब का असर रसूख है। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ। तो अब पाकिस्तान जो है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात के अमीर यहाँ पे हैं, पाकिस्तान जो है वो क्या उस स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है उसके तहत सऊदी अरब का साथ देगा या फिर यूएई का साथ देगा? क्योंकि यूएई भी पाकिस्तान के लिए जो है वो एक जाहिर सी बात है, हर मुश्किल वक्त में यूएई ने भी पाकिस्तान की मदद की है, डेफर पेमेंट पे ऑयल दे रहा है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के रिजर्व बिल्ड करने के लिए भी यूएई ने पैसे दिए। तो कैसे देखेंगे आप इसको? देखिए, पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मुकाबला रहता है। डेफर्ड पेमेंट का मामला हो, ऑयल का मामला हो, उससे ज़्यादा आप देखें कि हमारा जो वहाँ पर कम्युनिटी मौजूद है, पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है, हम्म, तो हमारी जो तरसीलात ज़र हैं, उसका मेजर चंक जो है वो इन्हीं 2 मुल्कों से आता है, बिल्कुल। दुबई से और सऊदी अरब सऊदी से। तो अरब। पाकिस्तान को इस मामले के अंदर एक बहुत ही एक टाइट रोप के ऊपर इस वक़्त पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान को बैलेंसिंग एक्ट करना है, नो डाउट। हमारा जो है वो सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका है, और उस डिफेंस एग्रीमेंट से पहले हमारे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो सऊदी अरब की जो इत्तेहाद की जो अफवाज हैं उनकी सरबराही राहिल लेकिन उस शेख साहब इत्तेहाद में तो यूएई भी था ना, से लेकिन था। अब मामला ये मैं है कि यही कह अब रहा हूँ, पाकिस्तान कहाँ मैं जाएगा? यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर एयरपोर्ट पर दुबई के यूएई के सदर के साथ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात हुई, और उसके बाद ये मामला जब बढ़ा है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, वैसे भी आमतौर पर हमारी सियासी क़यादत जो है वो जब भी दुबई के हुक्मरान, यूएई के हुक्मरान आते हैं, तो उनसे जाके मुलाकात होती है, तो प्राइम मिनिस्टर स्पेशली 2-3 दिन के वक़्फ़े के बाद दोबारा जाकर जो है वो उनसे मिले। मिले हैं। तो इसका रहीम मतलब यार खान में रहीम मिले। यार खान जाके मिले हैं। तो इसका मतलब ये है, और इसके पीछे जो हमें चीज़ नज़र आती है वो यही है, और आप देखिए कि यूएई ने उसके बाद अपना मामला जो है वो ड्रॉ किया है, अपने ऑपरेशंस ख़त्म करने का ऐलान किया है। तो पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि डिप्लोमैटिकली बातचीत से मामला हल हो जाए, और जिस तरह से वो हम देसी कुश्ती के अंदाज़ ज़ुबान में कहते हैं कि बराबरी पे छुट जाए मामला, हम्म। तो ये लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश होगी कि ये मामला जो है वो बराबरी पे छूट जाए। लेकिन आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो सऊदी अरब के मामलात और मफादात हैं यमन के हवाले से, वो बिल्कुल और हैं, और जो यूएई है वो बिल्कुल और हैं। लेकिन इस तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट में एक मुल्क बड़ा फायदा हासिल करेगा अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाता है और जंग शुरू हो जाती है दोनों मुल्कों के दरमियान और यमन जो है वो मैदान जंग बन सकता है, तो फायदा किस मुल्क को होगा? देखिए, इसमें मिडल ईस्ट के अंदर फ़ायदा फ़िलहाल तो है वो किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि ईरान। नहीं, ईरान के देखिए इस वक़्त और अपने मसले मसाइल हैं। ईरान इस वक़्त बहुत बुरे तरीके से उलझा हुआ है। पाकिस्तान ने ईरान को बहुत ही होशियारी से, बहुत ही कमाल तरीके से बचाया है, और आप देखें कि किस तरह से सदर ट्रंप ने भी ईरान के मामले के ऊपर फ़ील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया, इतराफ़ किया, कन्फेस किया। वो ट्रंप जो हर चीज़ का क्रेडिट खुद लेना चाहते हम्म। हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ील्ड मार्शल की मालूमात का ज़िक्र किया, इन्फॉर्मेशन का ज़िक्र किया, इन्फ्लुएंस का ज़िक्र किया, और यही वजह है कि ईरान में इज़राइली हमलों के जवाब में और बी-52s की जो बॉम्बिंग है उसके जवाब में वो तबाही नहीं हुई जो तबाही दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, और ईरान का भी वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो ईरान जो है इस वक़्त आप जानते हैं पिछले 4-5 दिन से, बल्कि पिछले काफ़ी अरसे से शदीद इकोनॉमिक बहरान का शिकार है, और ईरानी करेंसी जो है वो रिकॉर्ड लो के ऊपर जा रही है, और पिछले 3-4 दिन ऐसे हो गए हैं कि ईरान के तमाम बड़े शहरों के अंदर ताजिर, कारोबारी शख्सियात और आम शहरी जो हैं वो भी सड़कों पर हैं। तो ईरान की हुकूमत जो है वो इस वक़्त और किस्म की क्राइसिस से निपटने की कोशिश कर रही है। ईरान का जो हौसियों वाला मामला था वो उस तरह से फ़रोग नहीं पा सका, क्योंकि ईरान की जितनी बड़ी-बड़ी प्रॉक्सीज़ थी मिडल ईस्ट के अंदर, बशमूल हिज़्बुल्लाह के जाने से, हिज़्बुल्लाह के ख़त्म होने से ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो ईरान इस वक़्त दोबारा वही कुछ करने की पोज़ीशन में नहीं है जो शायद अब से कुछ साल पहले था। बिल्कुल जी, और यकीनी तौर पर अब ये जो तनाज़ा है वो किस हद तक पहुँचता है, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है सऊदी अरब के साथ, अगर ये जंग बढ़ जाती है और ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो फिर पाकिस्तान का वोट या पाकिस्तान किसके साथ होगा, ये यकीनी तौर पर एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, और वक्त आने पे पता चलेगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।